वेलकम टू अमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम लोगों ने काउंट इफ को डिस्कस कर लिया था और सम इफ के बारे में समझ लिया था। लेकिन सम इफ का लाइव प्रैक्टिकल हमने कहा था हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सम इफ का लाइव प्रैक्टिकल का देखते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई डे शिफ्ट में जो ने काउंटिंग करी थी कि 17 लोग काम करते हैं, अब उनका हमें क्या निकला, उनका हमको टोटल सैलरी निकालना था। क्या निकालना था? टोटल हमको जो सैलरी था वो हमको निकाल के देना था। तो देखिए कैसे लगाते हैं, ये जो कल टू लगाएंगे सम लिखेंगे। सम इफ हमें सम इफ करना है। अब सबसे पहले तो आपको कंडीशन किस पे लगानी है वो चीज यहाँ देखनी पड़ेगी। तो उसे काउंट इफ लगाया था, तो उन्होंने कहा डे शिफ्ट वालों की सैलरी निकालनी थी। तो भैया किसके अकॉर्डिंग? शिफ्ट के अकॉर्डिंग हमको फिल्टर लगाना है। तो पहले रेंज में वो रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसपे कंडीशन लगाना चाहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। रेंज में हम उस पर्टिकुलर का सिलेक्शन करेंगे, रेंज का जिसपे कंडीशन लगानी है। ठीक है ना? उसका सिलेक्शन कर लिया। क्राइटेरिया को कहते हैं कंडीशन। क्राइटेरिया के लिए या कंडीशन के लिए बात एक ही है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या हमारा है? क्राइटेरिया है हमारा, जैसे काउंट में लगाया था कि भैया डे वाले करने मात्र केवल। अब ब्रैकेट लगाया, ये हमने कर दिया। और अब हम ब्रैकेट लगा क्या करेंगे? सम रेंज। भैया सम किसका करना है ये तो बताइए हमको, क्योंकि सम करना तो बताया नहीं क्या, इसका जोड़ना किसको है। तो हमने इसको जोड़ना है। किसको? ये इसको जोड़ना है और ब्रैकेट कर लिया बंद। मतलब सबसे पहले रेंज में उस रेंज को सिलेक्ट किया, मतलब कि दोबारा शिफ्ट है, वे किस पर्टिकुलर रेंज को मैं सिलेक्ट करना है। फिर हमने डे में क्या ले लिया हमने ले लिया क्राइटेरिया। और चूंकि सम करना है तो सम के लिए आपको उस कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस कॉलम का आप सम करना चाहते हैं। और हम यहां कर देंगे एंटर। ये देखिए, करा 3,27,695 रुपए। ये कौन सा आ गया? केवल डे शिफ्ट का सम है। मतलब डे शिफ्ट में जितने लोग काम करते हैं ये उनका सम है। अब एक बार आपको नाइट शिफ्ट में कितने लोग काम करते हैं इसका भी लगा दिखा देते हैं। डिवीजन भी हो जाएगा। अच्छा, दोनों का टोटल सम करेंगे तो टोटल से मैच होना चाहिए। अगर नाइट में निकालना तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ऑन। उसके बाद उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस रेंज पे क्या करना है, हमें फिल्टर लगाना है। कंडीशन क्या है वो कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन क्या है? नाइट। ये लिख रहा है फॉर्मूला, यहाँ देखिएगा नीचे, यहाँ भी दिखता है और फॉर्मूला यहाँ भी दिखता है। ध्यान रखिएगा, आप ऊपर देखिएगा करो फंक्शन में जहां पे लिखा जा रहा है फॉर्मूला, कॉमा सम किसको करना है। तो हमने कहा भैया सम करना है इसको, ये जो पर्टिकुलर रेंज है कौन सी, सैलरी वाली। और एंटर कर दिया। तो कह रहा 2,54,217 रुपए ये नाइट शिफ्ट वालों की सैलरी का टोटल सम है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, जो कि सिंपल हमको मालूम है, तो देखिए ये फिगर और ये फिगर टोटल वाली एग्जैक्ट मैच कर रही है। 5,81,912 रुपए। मतलब कि हमारे चूंकि दो ही शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक डे शिफ्ट में एक नाइट शिफ्ट में। तो भैया डे शिफ्ट वालों की सैलरी निकाल दी, नाइट शिफ्ट वालों की सैलरी निकाल दी। अगर ये दोनों ही अमाउंट सही थे, इन दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? इस टोटल से मैच करना चाहिए, जो कि आ रहा है। बाकी अगर आपको क्रॉस चेक करना है फॉर्मूला कि हमारा फॉर्मूला ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो भैया आप एक काम करो, आप सम निकाल लो, आप जोड़ो यहाँ से बैठ करके डे वालों का नाइट वालों का कैलकुलेटर लेकर के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो कुल मिला के फॉर्मूला यही चीज तो है। इसी कैलकुलेशन एफर्ट को कम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया है फॉर्मूला। अभी 30 रिकॉर्ड है, कल को 3,000 रिकॉर्ड होंगे। और फिर आपसे कह दिया भैया निकालो डे वाइज और डे शिफ्ट वाइज और नाइट शिफ्ट वाइज। तो पता लो घंटों लग रहे हैं। तो उस घंटों काम को मिनटों में करने के लिए क्या किया गया, ये फॉर्मूला बनाया गया। किसका? सम इफ का, जिसके यूज करके हमने आपको नाइट वाइज और डे वाइज ये निकाल दिया। ऐसे ही आप चाहते हो अकॉर्डिंग टू लोकेशन कि भैया बर्रा लोकेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, या फिर गोविंद नगर लोकेशन में, किसी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सम इफ एस का। उसका क्या होता है, इस फिल्टर को ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ डे वाइज और नाइट वाइज दिखाया आपको सम करके, यहाँ चाहे तो हम लिख देते हैं सम ऑफ डे शिफ्ट। ये निकाला मैंने, ध्यान रखिएगा।
और नीचे क्या निकाला है, सम ऑफ नाइट शिफ्ट। तो ये ना आपको करके दिखा दिया है। और ऐसे ही आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू एरिया, कि बर्रा एरिया में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, जो कि पहले निकाल दिया था, और उन एम्प्लॉयज को टोटल कितनी सैलरी जाती है वो भी चाहे तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर ये कैलकुलेट निकालनी है तो यहाँ निकाल सकते हैं, सम ऑफ एम्प्लॉय बर्रा बर्रा एरिया। तो यहाँ चाहे तो निकाल दे, उसका सम निकाल दे। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे लोग। लगा क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे कैसे, मैं इसको भी लगा दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ लगाएंगे। आपको बिल्कुल हर टाइम का तिबारा करके दिखा रहे फॉर्मूले को। क्या करना है, अब देखिए हमारी रेंज चेंज हो रही है, मतलब हमको शिफ्ट पे काम नहीं करना, हमको कहाँ काम करना है, एरिया पे। तो हम किसको लेंगे, हम लेंगे एरिया पे। कंडीशन कहाँ लगानी है, एरिया पे, कॉमा लगाया। और एरिया क्या लेंगे, बर्रा, कॉमा लगाया। सम रेंज क्या है, अब सम रेंज तो हर बार यही रहेगी। सम रेंज तो हमारी क्या है, सैलरी ही है। तो हम सम रेंज में क्या लेंगे, हम सैलरी ही लेंगे। ब्रैकेट बंद करेंगे। देखिए मतलब पहले तो वो रेंज लेनी है जिसपे ये कंडीशन फिल्टर करनी थी, फिर कंडीशन क्या फिल्टर करनी वो लगा दिया और एंटर कर दिया। ये उन 8 एम्प्लॉय का क्या है, हमारा सम आ रहा है। आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया सम ऑफ बर्रा एरिया, कि बर्रा एरिया में जितने लोग काम करते थे उनका सम निकाल दिया। अब यहाँ पे हम यूज करें सम इफ एस का। सम इफ एस का, चूंकि सम इफ का तो कई बार यूज कर लिया हम लोगों ने। अब जैसा कि मालूम है सम इफ एस का काम होता है मल्टीपल कंडीशन को फिल्टर करना। जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगा रखी है कि भैया जिनका एरिया भर रहा हो और जो डे शिफ्ट में काम करते हो उतने लोगों की काउंटिंग बता दो, कितने इंप्लॉय ऐसे हैं। हमने 4 इंप्लॉय ऐसे हैं, उनकी काउंटिंग बता दी उसने। और हम चाहते हैं इन 4 इंप्लॉय पे कितनी सैलरी खर्च होती है, इन चारों ही इंप्लॉयज पे कितनी सैलरी खर्च होती है ये भी हमको बता दीजिए। तो अब इस चीज के लिए क्या लगाएंगे, हम सम इफ एस लगाएंगे। तो इक्वल टू सम इफ और एस और ब्रैकेट ऑन। अब जैसा मालूम इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल कंडीशन को दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीपल कंडीशन देंगे। सम रेंज क्या होगा, हम मल्टीपल देंगे। और हर बार क्या होगा, अपना जो क्राइटेरिया रेंज है वो चेंज करेंगे। तो देखिए देते हैं हम लोग। तुमने यहाँ क्या करते हैं, सम रेंज। तो सम रेंज क्या होती है, जिसका सम करना है। हमने कहा इसका सम करना है, किसका सम, इसका हमको क्या करना है, सम करना है। हमने कहा ठीक, ब्रैकेट कर दिया बंद। ध्यान से फॉर्मूला देखिएगा, बंद कर दिया। करे क्राइटेरिया रेंज 1, करा पहली कंडीशन जहां लगानी है उसका पहले हमको रेंज दीजिए। तो हमने कहा पहले कंडीशन लगाएंगे एरिया पे। तो हमने यहाँ पे एरिया को पूरा सिलेक्ट कर लिया और लगा दिया कॉमा। देखिए पहले हमने गलती, ये सम रेंज में गलती से हमने कॉमा लगा इसको लॉक नहीं किया था। हमने कॉमा लगा इसको लॉक नहीं किया था, तो दोबारा फिर से प्लस सम रेंज लेते हैं। ये लिया सम रेंज, फिर लगा दिया कॉमा, ताकि पहला जो हमारा आर्गुमेंट है वो लॉक हो जाए। फिर कह रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज हमारा ये रही, एरिया वाली। कॉमा लगा इसको लॉक करेंगे। कह रहा है इसकी क्राइटेरिया दो, मतलब इसकी कंडीशन दो। तो हमने कहा इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, बर्रा। फिर कॉमा लगा दिया। अब हमको जो कि दूसरी कंडीशन देनी है, क्योंकि सम इफ एस में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन लगती है। हमने रुको भी इतना ही नहीं है, अभी और कंडीशन है। तो अगर आप बताओ जिसपे कंडीशन लगानी है उसकी रेंज दो। तो मैंने रेंज शिफ्ट, क्योंकि हम क्या देने वाले शिफ्ट। कर ठीक है, कर बताइए इसमें कंडीशन क्या होगी। हमने इस पे कंडीशन है डे की, ये लीजिए और ब्रैकेट बंद। ध्यान दीजिएगा, देखिए जबकि सम इफ में क्या होता है, हम सम रेंज बाद में देते हैं। लेकिन यहां हमने क्या किया है, जिसको जिस पर्टिकुलर सम करना है उसको पल्ले लिया, फिर कंडीशन वाली रेंज ली, फर्स्ट कंडीशन वाली रेंज ली और फर्स्ट कंडीशन लगाई। फिर दूसरी कंडीशन की रेंज ली और दूसरी कंडीशन लगाई और कर देंगे एंटर। तो ये देखिए 4 इंप्लॉयज पे जो आपकी सैलरी खर्च हो रही है ये आपके ठीक सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। और आप चाहें तो इसको जोड़ के दिखा दें आपको। हालांकि ये काम फिल्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको फिल्टर में नहीं फंसाएंगे। ये देखिए बर्रा का डे है, ये रहा 13,104 रुपए। 13,104 रुपए हो गया। 4 इंप्लॉय थे बस कल, उसके देखिए 2 यहाँ पे हैं। क्योंकि ये जो फॉर्मूला सही काम कर रहा है, क्योंकि ये अब रेंज छोटी हो गई है, तो आप आसानी से इसका जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 हो गए, और एक और कहीं होगा बर्रा में जो डे होगा, डो ये नहीं, नाइट क्या है,
ये रहे 29633। ये देखिए, ये आपके एम्प्लॉय 4 एम्प्लॉय आ गए, और आप फटाफट इनका सम कर लीजिए। तो सम ब्रैकेट पूरी रेंज ले लेते हैं, बाकी सम छोड़ देंगे, बाकी हो जाएगा 91,061 रुपए। और वही देखिए यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो कंफर्म हो गया आपका कि बिल्कुल सही फिल्टर होकर क्या है। अब ये सही है तो ये भी सही होगा। हालांकि मैं आपको कई तरीके बता दिए क्रॉस चेक करने के, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मैंने तोड़ दिखा दिया कैसे यहाँ पे कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने सम इफ एस का भी इस्तेमाल कर लिया। तो दोनों का डेफिनेशन भी बताया सेम था, बस दोनों को यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको समझने होते हैं कि किसमें कौन सा आर्गुमेंट देना है, क्या पहले देना है क्या बाद देना है, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ में हमने सम इफ एस और ऐसे ही काउंट इफ और काउंट इफ एस, इन चारों फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। आपको बता दें रिपोर्टिंग के लिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सेल के अंदर फॉर्मूला में डिफाइन नेम, ये डिफाइन नेम क्या होता है और कैसे काम करता है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए अपने में एक फाइल ओपन कर लेते हैं, जो कि आई थिंक ऑलरेडी ओपन है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, ये रहा। अब देखिए होता क्या है, डिफाइन का मतलब होता है अगर हमें कोई रेंज देनी है, अगर हमें कोई रेंज देनी है और बार बार उस रेंज पे काम करना है, तो तरीका ये होता है कि हम पूरी की पूरी रेंज को एक नाम दे सकते हैं। पूरी की पूरी रेंज को हम एक नाम दे सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल तौर पर देखें तो यहाँ पे हमने इसका सम किया है, तो ना सम के लिए लिखा इज इक्वल टू सम D3 से H3। ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब हम चाहें तो इस पूरे को क्लिक करके, इस पूरे रेंज को क्लिक करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एक रेंज दे सकते हैं। इस पूरे को क्या देखते हैं, एक रेंज दे सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे रेंज कैसे देंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नेम डिफाइन, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नाम देना है आपको, जैसे हमने कहा, देखिए यहाँ पे नाम ले रानी, मतलब ये रानी के मार्क्स हैं। ठीक है, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, मतलब कोई भी इस पर्टिकुलर रेंज में हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मानिए रानी लिखा, रानी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये पूरी पूरी रेंज यहाँ सेलेक्ट हो चुकी है। अब कल को अगर सम निकालना हुआ तो लिखेंगे एज इक्वल टू सम, लिखेंगे एज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रानी, और ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए, मतलब हमको वो पूरी रेंज क्या करनी पड़ी, वो पूरी की पूरी रेंज हमको सिलेक्ट नहीं करनी पड़ी, हमने यहाँ लिखा रानी और ओके कर दिया। तो दैट मीन्स कहने का रानी के टोटल मार्क्स का क्या हो गया, सम आ गया। अगर हमको इसमें मैक्सिमम मार्क्स निकालना हो तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ऑन। अब पूरा एरिया हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट नहीं करेंगे, केवल क्या लिख देंगे, रानी। क्यों? क्योंकि हमने रानी के मार्क्स को क्या किया है, पूरा डिफाइन करके उस रेंज को हमने एक नाम दे दिया है। मिन निकालना हो इसका तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू मिन ब्रैकेट ऑन, क्या लिख देंगे, रानी। ये बार बार जो रानी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर क्या किया है, उसका एक नाम डिफाइन कर दिया है। और हमने जो नाम डिफाइन किया है वो हमने स्टूडेंट का नाम ही डिफाइन कर दिया है। तो इस तरीके से डिफाइन नेम का काम होता है कि बाय डिफॉल्ट जो सेल होता है उस सेल के नाम को क्या कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। उस सेल के नाम को डिफाइन कर सकते हैं, या किसी रेंज को, पूरे रेंज को आप डिफाइन करके एक नाम दे सकते हैं। वैसे नॉर्मली हर जो 3 सेल होती हैं, सभी सेल का एक नाम होता है, और सभी सेल का बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो हम जानते हैं क्या होता है। उसमें रो होता है, कॉलम होता है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसका नाम क्या है, P9। P हमारा कॉलम है, 9 हमारा रो है। लेकिन हम चाहें तो इसको दूसरा कोई नाम भी दे सकते हैं, हम इसको यहाँ कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। यहाँ हमने ये सेल लिया, अब यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिया 100 और 200। अगर इसका हमें सम निकालना हो या इसमें कोई कैलकुलेशन करनी हो तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 और एंटर कर देंगे, तो 300 आ गया।
अब A1 A2 मतलब क्या हुआ, A1 मतलब इस सेल का एड्रेस, A2 मतलब इस सेल का एड्रेस। लेकिन हम चाहें तो इन A1 A2 को हम कोई नया नाम दे सकते हैं। कैसे? हम A1 पे क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे, डिफाइन नेम पे, और यहाँ दे देंगे नंबर 1। क्या दे देंगे, नंबर 1। ओके, कह रहा है ये नाम ऑलरेडी पहले से है, चूंकि NO1 जो होता है ये किसी न किसी सेल का नाम होगा, तो हमें इसे क्या थोड़ा बड़ा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा देते हैं, नंबर 1 ये दे दिया हमने बाकायदा, और ओके कर दिया। इसको क्लिक किया, इसका नाम डिफाइन कर दिया, हमने कहा नंबर 2, और ओके कर दिया। चूंकि हो सकता है A1 A2 हमको दिक्कत करे याद करने में, अब यहाँ क्लिक किया, अगर हमको सम करना हो या बगल में सम करना हो, ये जो इक्वल टू लिखेंगे, नंबर 1 प्लस नंबर 2 और एंटर। देखिए सेम आ गया, मतलब कि अब हम A1 A2 को नंबर 1 और नंबर 2 इस नाम से भी जान सकते हैं। तो कुल मिला के मुद्दा यहाँ पे कि जो डिफाइन नेम हमारा करता है वो किसी भी सेल को डिफाइन कर सकता है, किसी भी रेंज को डिफाइन कर सकता है। ऐसा हम तब करते हैं जब हमारा डेटा बहुत बड़ा होता है। जब डेटा बहुत बड़ा होता है और हम L1 L2 A1 A2 ये जो सेल के नाम है, जो सेल के नाम है हम इनको याद नहीं रख पाते हैं, और जब याद नहीं रख पाते हैं तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम इस नाम को डिफाइन कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इन नामों को डिफाइन करते हैं। बात करते हैं यूज इन फॉर्मूला। अब देखिए जब यूज इन फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर 1 नंबर 2 ये सब आ जाएंगे कि भैया ये जो नाम डिफाइन किए गए हैं ये कहाँ कहाँ डिफाइन किए गए हैं। तो आप इसको पहचान सकते हो कौन सा जो हमने डिफाइन किया हुआ है उसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये जितने बने हुए हैं आप उनको फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अब सवाल ही उठता है कितने ऐसे नाम डिफाइन कर दिए हैं, क्या उनकी कोई लिस्ट दिखाई देती है? तो लिस्ट दिखाई देती है। एक तो नेम मैनेजर पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे जो भी आपने बनाया हुआ देखिए, नंबर 1 नंबर 2 रानी टेबल ये सब बना हुआ है। ये सब क्या किया है, इसने बाय डिफॉल्ट बना के रेडी कर लिया है। ठीक है, आप इन चीजों का चाहें तो कहीं भी किसी फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दूसरी सीट है, अगर दूसरी सीट पे हमको जो रानी वाला मार्क्स था, ये रानी के जो मार्क्स थे उनका अगर सम चाहिए हमको दूसरी सीट पे, तो भी हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो नाम डिफाइन किया है वो केवल एक एंटायर सीट के लिए है, वो एंटायर वर्कबुक के लिए है। हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, और हम अगर हमको नाम नहीं याद है हमने क्या बनाया था, तो यूज इन फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो सारे कस्टमाइज नेम आ जाएंगे जो कि हमने दिए हैं। हमको याद है ये नाम दे रखा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे वो नाम आ जाएगा, और यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये देखिए ये 4 से 2 सम आया है। ये कैसे आया, ये पूरी रेंज को क्या कहा गया है, रानी का नाम दिया गया, देखिए यहाँ पे रेंज में नाम आ गया, और ये समझे कि यहाँ पे आ गया है। तो मतलब कहने का डिफाइन नेम जो होता है, जो डिफाइन नेम मैनेजर होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि क्या करना, आपकी जो बाय डिफॉल्ट बनी बनाई रेंज होती है, सेल के एड्रेस होते हैं, उन सेल एड्रेस को, उन रेंज को अपना खुद का एक कस्टमाइज नाम देना ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा नेम मैनेजर कहलाता है। तो डिफाइन नेम से नाम डिफाइन करते हैं, यूज इन फॉर्मूला से आपने जो भी नाम बना रखा है उसका फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम मैनेजर से आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कस्टमाइज नेम आपने बना रखे हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसका रेफर सब कुछ लिख करके यहाँ पे आता है। अब बचता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब कि यहाँ पे आप कॉलम वाइज उनका सिलेक्शन करके या रो वाइज सिलेक्शन करके आप उनका नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे क्या किया है, हमने कोई रेंज या कोई सेल लेके डिफाइन किया है, ऐसे ही आप यहाँ पे पूरा पूरा क्या कर सकते हैं, एक सिलेक्शन कर सकते हैं करने के लिए, और उनका नाम पूरा डिफाइन कर देंगे। तो बहरहाल ये जो मेन इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती हैं ये क्या होती है, ये हमने आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर दिए कि डिफाइन नेम कैसे काम करता है। तो इसी के साथ में डिफाइन नेम क्या होता है और कैसे काम करता है, इसको हमने अपनी इस वीडियो में जाना। फॉर्मूला ऑडिटिंग को, ये सेक्शन हमारा है फॉर्मूला ऑडिटिंग क्या होता है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फॉर्मूला ऑडिटिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जो फॉर्मूला हमने अपने एंटायर वर्कशीट में लगा रखा है, हम उसका क्रॉस चेक करना चाहते हैं, उसको रिकंसाइल करना चाहते हैं, उसको रिव्यू करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कौन से फॉर्मूला कहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है। इन चीजों के लिए
हम फॉर्मूला ऑडिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझते हैं लाइव। हम मान लेते हैं हमने ये मार्कशीट निकाल रखी है, ये मार्कशीट हमने एक बनाई थी, हम इसी को एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब सपोज करते हैं कि हमने कोई एक वैल्यू निकाली, मान लेते हैं ये 64 था। हम जानना चाहते हैं 64 लिखा है, ये जो वैल्यू है इससे क्या क्या चीज डिपेंड करती है, इस पे क्या क्या चीज डिपेंड करती है। थोड़ा सा एक बड़ा सामान ओपन कर लेते हैं जो बना लेते हैं, चलिए इसी कर लेते हैं। अब इस पे देखिए ये जो निकला हुआ है, ये वैल्यू चेक करनी है कि जो हमारी 64 वैल्यू है जिसका ये नाम D6 है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया गया है, पूरी एंटायर वर्कशीट पे कहाँ कहाँ पे किया गया है। मतलब इस वैल्यू से हमारी और कौन कौन सी वैल्यू डिपेंड करती हैं, हमको चेक करना है। क्योंकि मान लेते हैं कल को कोई नई फाइल मिल गई, अब हमको ये तो समझ नहीं आ रहा है कि कल को अगर इस नंबर पे चेंज कर देंगे तो कहाँ कहाँ पे चेंजमेंट होगा, कल को अगर हम इसमें चेंजमेंट करेंगे तो ये इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। हो सकता है ये सेल एड्रेस हो, ये कहीं ना कहीं से लिंक हो, तो हम जानना चाहते हैं इसकी डिपेंडेंसी कि ये कहाँ कहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने इसको यहाँ पे क्लिक करा और कहाँ पे क्लिक किया, ट्रेस डिपेंडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट क्लिक मारा, इसने तुरंत एक एरो बना दिखा दिया। इसने एक एरो यहाँ पे क्या कर दिया, खींच दिया। कर आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। हमने कहा अच्छा कहाँ कहाँ किया गया, करे एक इस्तेमाल तो यहाँ किया गया है, टोटल निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। मतलब कल को अगर 64 में कोई चेंजमेंट करेंगे तो इससे जो टोटल होगा वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, कह रहा जब पास फेल निकाला गया है इसके लिए भी इस पर्टिकुलर सेल एड्रेस का यूज किया गया है। मतलब कल को यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू को भी चेंज कर सकती है। हमने कहा ठीक है। कह रहा है एक यहाँ पे भी रिलेशन है इसका, हाईएस्ट मार्क्स निकालने में और लोवेस्ट मार्क्स निकालने में इस पर्टिकुलर सेल एड्रेस का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। हमने कहा ठीक है। अब कह रहा है एक इस्तेमाल और हुआ है यहाँ पे फेल वाले में, इस फेल में हमको बताया गया है, किसे क्लिक करें ट्रेस डिपेंडेंट, ये थोड़ी देर रहता फिर हट जाता है। वहां के रिमूव करना तो रिमूव एरो पे क्लिक करके उसे रिमूव कर सकते हैं वहां कहता। अब यहाँ पे जो फेल निकाला गया है, कह रहा है इसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया है, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया है। अब देखा ये कहीं ना कहीं गलत है, तो यहाँ तक समझ में आता है कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया ये बात समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं इससे ये भी क्लियर होता है कि फॉर्मूले में कहीं ना कहीं गलती हुई है या नहीं हुई है, या कहाँ पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि फेल पास निकालने के लिए देखा जाए तो इसी एड्रेस का यूज करेंगे, कौन सा, D6 D7, इस तरह से हम पूरे इनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हम ये क्लियर कर सकते हैं मेरे फॉर्मूले में कहीं गलती तो नहीं है, या मेरा फॉर्मूला किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही ये होता है डिपेंडेंट, और एक होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट काम क्या होता है दिखाते हैं, पहले रिमूव एरो करते हैं। तो रिमूव एरो से क्या, ये एरो हट गया। अब हमने कहा कि हमको ये देखना है कि जो हमने ये पास फेल निकाला हुआ है इसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल, कौन कौन से हमने सेल एड्रेस का इस्तेमाल किया है। तो क्या लिखाएंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट, तो दिखा रहा है कह रहा है इसका इस्तेमाल किया गया, इसका किया गया, इसका किसका किया गया, एक इसका कर दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं ये हमको दिखा रहा है ये तो ठीक है, इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि हमको ही मालूम है पास फेल निकालने के लिए हमको एक ही पर्टिकुलर रिकॉर्ड को लेना चाहिए। लेकिन इससे ही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं पास फेल निकालने में फॉर्मूले में क्या है, गलती है। एक रिकॉर्ड क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, हालांकि जो कि गलत है, जो कि गलत है। लेकिन बहरहाल अभी हम गलत सही की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हमको ये क्लियर हो गया है कि कौन सी चीज कहाँ पे लिंकअप है, और अपनी गलतियों को पहचान भी पा रहे हैं। गलत था इसलिए पहचान पा रहे हैं, अब इसको ठीक करना है। तो ठीक कैसे करेंगे तो फर्दर भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल प्रेसिडेंट का यूज क्या होता है और डिपेंडेंट का यूज क्या होता है, ये दोनों ही चीजें देख ली। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वैल्यू निकली है, हमको देखना है ये कैसे निकली है, इसका प्रेसिडेंट क्या है, कहां से निकाली गई है। तो क्लिक करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट पे, कह रहा है इस पूरी रेंज का इस्तेमाल किया गया है, इस पूरी रेंज का इस्तेमाल किया गया निकालने के लिए। तो कहीं पे क्लिक करके ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो बता दें कैसे निकाला गया है, कैसे निकाला गया है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो ये एरो है वो एरो काम करता है। हमने रिमूव कर दिया तो एरो क्या हो गया, हमारा यहाँ पर रिमूव हो गया। तो ट्रेस प्रेसिडेंट क्या होता है, चेक करेंगे यहाँ पे लिख के भी आता है 20 और 25 है, तो ये कैसे निकला है।
तो इस तरीके से ये हमारे सेल एड्रेस की जो लिंकिंग होती है, सेल एड्रेसेस की जो फॉर्मूले में लिंकिंग करते हैं, उन लिंकिंग को एरो बना बना के क्या करता है, हमको शो करता है कि किस फॉर्मूले को कहां कहां पे आपको एंटायर शीट में इसका वर्क किया गया है। इस चीज को पूरा बनाने के लिए ही हम ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिगर से आपको समझ में आएगा कि जो वैल्यू डिपेंडेंट है उसके पहले कौन कौन सी वैल्यू से लिंकअप हुआ है, और जो ट्रेस डिपेंडेंट है उसका मतलब होता है उस वैल्यू का आगे और कहां कहां इस्तेमाल किया गया। तो डिपेंडेंट मतलब आगे की चीज, प्रेस मतलब उसके पीछे की चीज, कि अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया, अगर ये देखना है तो हम लगाएंगे प्रेसिडेंट, और इस पर्टिकुलर सेल में सेल को और कहां कहां आगे यूज किया गया है इसके लिए अगर देखना है तो क्या लगाएंगे, ट्रेस डिपेंडेंट। तो ये आपका हो गया प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। रिमूव एरो से आपका क्या होता है, एरो रिमूव हो जाता है। अब बात करते हैं सो फॉर्मूला की। सो फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है, अब यहाँ टोटल निकला 402, लेकिन 402 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा है अगर ये देखना है तो आपको ऊपर फॉर्मूला बार में देखना पड़ेगा। आपको ऊपर क्या देना पड़ेगा, फॉर्मूला बार में, कि 402 के लिए हमने क्या लगाया है फॉर्मूला। ये देखिए, तो मतलब कहने का, आप देखेंगे तो यहाँ जो वैल्यू दिखाई देती है ये फॉर्मूले से निकलने वाली वैल्यू दिखाई देती है हमको, ना कि यहाँ दिखाई देता फॉर्मूला। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि हम बार बार हर एक पे क्लिक करके फॉर्मूला देखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसा करो जितने भी फॉर्मूले लगे हैं इस एंटायर वर्कशीट के अंदर वो दिखा दो, तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, सो फॉर्मूला पे। सो फॉर्मूला जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए कि अब हर जगह पे पूरी एंटायर वर्कशीट में जहां जहां फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया आ गया। देखिए मतलब अब वहां वैल्यू नहीं आ रही है, वहां पे फॉर्मूले के द्वारा निकली हुई वैल्यू नहीं आ रही है, पूरा का पूरा देखिए फॉर्मूला ही आ रहा है। ये देखिए एंटायर वर्कशीट के अंदर क्या हुआ, वैल्यू नहीं आ रही है, केवल फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि हमने कहाँ क्लिक किया, सो फॉर्मूला पे। वापस से क्लिक हटा देंगे तो अब क्या जाएगा, उस फॉर्मूले से निकलने वाली जो वैल्यू है वो एंटायर वर्कशीट पे शो कर जाएगी। तो ये इसका बेनिफिट है कि सो फॉर्मूला से एंटायर वर्कशीट में जितने फॉर्मूले लगे हुए हैं वो सब दिखाई देंगे आपको, वो सब आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो मतलब क्या इसका यूज होता है ये देख लिया। और ध्यान रखिएगा ये एंटायर वर्कशीट पे काम करता है, ना कि सोचो कि एंटायर वर्कबुक पे, क्योंकि और भी सीटें अवेलेबल है। आप सोचो कि यहाँ पे काम करने लगे तो यहाँ नहीं काम करेगा। मतलब कि इसका जो स्कोप है, इसका जो वर्किंग है वो उसी वर्कशीट पे है जिस वर्कशीट पे क्लिक करके आपने सो फॉर्मूला किया हुआ है। तो सो फॉर्मूला क्या होता है देख लिया, ये आपका होता है एरर चेकिंग करने के लिए। जब आपका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है और उस फॉर्मूले में गलती हो जाती है और आप ये पहचान नहीं पाते कि आखिर गलती कहाँ हुई है, तो ट्रेस एरर चेकिंग का इस्तेमाल करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कहां से किस जगह पे किस पर्टिकुलर जगह पे गलती मिल रही है। इवैल्यूएट फॉर्मूला इसमें आपकी सहायता करता है। एरर चेकिंग से हो गया कि जो कॉमन एरर अगर होगी उसको देखेगा, और इसकी यूज के लिए आपको इवैल्यूएट एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसका इस्तेमाल करके आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ रखा, हमने ये फेल पास का फॉर्मूला कैसे निकल रहा है, कैसे काम कर रहा है, तुमने कर्सर रखकर इवैल्यूएट फॉर्मूला पे क्लिक किया तो आपका जो पूरा फॉर्मूला सेल है ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कंप्यूटर कैसे फॉर्मूले को रीड करता है और कैसे पढ़ता है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि किस स्टेप पे मेरा फॉर्मूला गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि होता क्या, फॉर्मूला तो छोटा है, फॉर्मूला बहुत बड़े बड़े लग जाते हैं, फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े लगते हैं। अब उस केस हमको ये नहीं मालूम चल रहा है कि हम गलती किस पर्टिकुलर स्टेप में कर रहे हैं, कहाँ पे लिखने में गलती कर रहे हैं। तो ये जो आपका इवैल्यूएट फॉर्मूला है ये आपको बताता है स्टेप से इवैल्यूएट करके। ओपन हो गया है, आप देखिए यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, जैसे क्लिक किया इसे चेक करना शुरू किया। सबसे पहले D3 जगह क्या किया, 82 की वैल्यू आया, हमने कहा ठीक है वैल्यू सही आ रही है। आगे आया इसे फॉल्स बना दिया, मतलब जैसे पहले कंडीशन क्रॉस चेक की, और पहले कंडीशन क्रॉस चेक करने से पहले वो क्या करता है, वो जो तुमने सेल एड्रेस दिया है, ये D1 दिया है, तो D1 पे जो वैल्यू होगी वो लेके आएगा और फिर इसका लॉजिकल कंडीशन क्रॉस चेक करेगा। ये देखिए, तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे चेकिंग हो रही है। अब अगर D1 है तो मार्क्स है, आप देखिए यहाँ से मार्क्स से इवैल्यूएट कर रहा, जबकि यहाँ पे D1 में मार्क्स देना चाहिए। तो इससे वो समझ में आ गया कि मेरा फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है। देखिए बाकी यहाँ सही है, 19 आ रहा है,
क्योंकि हमारा काम है हर एक मास को चेक करना। तो देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएट किया और रिजल्ट पूरा बनकर देखिए इस तरह आ गया कि अल्टीमेटली यहाँ फॉल्स आया। और फॉल्स आने में क्या आना चाहिए आपका, ये पास। ये देखिए, तो पूरा फॉर्मूला कैसे चलता है इस चीज को देखने के लिए हम इवैल्यूएशन का जो इस्तेमाल है वो करते हैं। अब इसको तो ठीक कर लेते हैं, फॉर्मूले में गलती क्या है बता दो आपको। यहाँ पे जो D3 लिखा हुआ है, यहाँ D1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए E2, सॉरी 3, E3 फिर F3 G3 H3, ये फॉर्मूला सही है। एक गलती इस फॉर्मूले में थी जिस कारण से पूरा फॉर्मूला क्या गलत हो रहा था। अब एंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, आपका सारा फॉर्मूला सही हो जाएगा। और अब अगर क्लिक करके यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे तो आप पाएंगे, ये देखिए अब वो एक एरो नीचे नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो रिलेशन था खत्म हो चुका है, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि गलत था वो। हम जो चाहते थे वो फॉर्मूला प्रॉपर में अप्लाई नहीं था। तो इवैल्यूएशन से हमको क्लियर हो गया, ट्रेस डिपेंडेंट से मैंने चेक कर लिया कि फॉर्मूले में क्या गलती है। तो मतलब यहाँ पे जो पूरा फॉर्मूला ऑडिटिंग का जो ऑप्शन है ये स्पेशली इसलिए होता है कि जो बहुत बड़ी वर्कशीट है जिसमें ढेर सारे फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला और फंक्शन का इस्तेमाल किया है उसमें अपनी गलतियों को देखने के लिए, उसमें डिपेंडेंसी चेक करने के लिए, मतलब कि एंटायर वर्कबुक में उस फॉर्मूला को रिकंसाइल करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, उसको ऑडिट करने के लिए इतने ढेर सारे फंक्शंस और टूल्स और ऑप्शन हमको दिए जाते हैं जिसकी सहायता से हम अपनी एंटायर वर्कबुक को जो फॉर्मूला लगा है उसको ऑडिट कर सकते हैं, उसको रिकंसाइल कर सकते हैं और बाद को ठीक भी कर सकते हैं। इसलिए कुल मिला के 6 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और 6 ऑप्शन कैसे काम करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर क्लास में आपको लाइव करके दिखा दिया कि कैसे हमने इन टूल का इस्तेमाल करके फाइंड आउट किया चीजों को और उनका क्या रिलेशन होता है और कैसे ये काम करता है। तो एडवांस लेवल पे जब कोई फाइल हमको मिलती है और हमको ये क्रॉस चेक करना होता है कि कहाँ पे क्या चीज लगी हुई है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मददगार करता है इन द केस ऑफ फंक्शन एंड फॉर्मूला। अपने कैलकुलेशन मेथड को, कैलकुलेशन मेथड क्या होता है हमारे एक्सेल के अंदर, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वैसे तो अगर हम क्लिक करें कैलकुलेशन ऑप्शन पे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ लगा होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। ये दो भी आपके काम की चीज है। बाकी ऑटोमेटिकली जो एक्सेप्ट होता है फॉर डेटा टेबल ये फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम दो कैलकुलेशन मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। दोनों का फर्क क्या होता है समझ लेते हैं। दोनों का फर्क क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। दोनों का फर्क क्या होता है इसी को समझते हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माना कि हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ लगा रखा था, हमने यहाँ लिखा था 100 और यहाँ लिखा था 200 और यहाँ हमने इन दोनों को क्या कर दिया था, हमने एडिशन कर लिया था, चाहे सम से कर लें या हम पर्टिकुलर सिंबल से कर लें। ये हमने यहाँ पे एक छोटी सी जो कैलकुलेशन थी वो लगा रखी थी। जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर चेंज करते हैं और एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि फिर से हमारा जो फॉर्मूला है वो फिर से ऑटोमेटिक रिकैलकुलेट हो जाता है। 150 लिखा 200 लिखा तो फॉर्मूला क्या हो गया, अपने आप चेंज हो गया, ऑटोमेटिक बदल गया। क्योंकि प्रेजेंट टाइम वाला जो कैलकुलेशन मोड है, जो हमारा कैलकुलेशन मोड है वो क्या है, वो हमारा ऑटोमेटिक लगा हुआ है। अब देखिए कई बार क्या होता है बच्चों से गलती से लग जाता है या ऑप्शन दिया गया तुम लगा भी सकते हैं, वो क्या होता है मैनुअल। ये क्लिक किया ना मैनुअल, देखिए यहाँ पे टिक हो जाएगा, मैनुअल के आगे क्या होगा, ये हमारा टिक का साइन लग जाएगा। अब देखिए कल को ये 200 था, हमने तो कर दिया 300 और एंटर कर दिया। अब अगर देखेंगे तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये 350 बनी हुई है, मतलब ऑटोमेटिक रिकैलकुलेट नहीं हुई, ऑटोमेटिक रिकैलकुलेट नहीं हुई। कई बार बच्चों से गलती से भी मैनुअल क्लिक हो जाता है। अब पता हमने फॉर्मूला चेंज तो कर दिया, फॉर्मूला लगा भी है, देखिए वैल्यू भी लगी हुई है नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब जब फॉर्मूले में रख के क्या करेंगे, हम F2 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो फिर सही होगा। मतलब जितनी बार हम फॉर्मूले पे जाके एंटर करेंगे उतनी बार इसका रिकैलकुलेशन होगा। हमने कहा 100 एंटर, वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम फिर से फॉर्मूले में जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे, फिर से एंटर करेंगे तो चेंज होगा। मतलब कि जो फॉर्मूले का रिकैलकुलेशन है वो तब होता है जब हम एंटर करते हैं।
जब बार बार क्या होगा, हम एंटर करेंगे। मानो अभी कल को ये फॉर्मूला एक जगह लगा हुआ है, अब कल को हम 4 जगह लगा दें, 450 100 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। फिर कल को यहाँ भी लगा दें हम कि 200 प्लस 150 और दिस प्लस दिस। अब यहाँ कैलकुलेट तो हो गया, अब कल को यहाँ करते हैं 200, कोई चेंजमेंट नहीं आया। यहाँ पे कल को हम कर दें 100, देखिए अब यहाँ चेंजमेंट नहीं आया। अब कल को 3 जगह फॉर्मूला लग चुका है, अगर 3 जगह फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और अब या तो मैं एक एक फॉर्मूले पे आके जाएं और F2 करके एंटर करें, ये तब हो क्योंकि मैनुअल हो रहा है। अब यहाँ पे चाहते हैं कि एंटायर सीट में एक साथ हो जाए, तो क्या करेंगे, कैलकुलेट नाउ। यहाँ पे कहता है जब अगर आपने मैनुअल लगा रखा है और मैनुअल लगाने के बाद आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन हो जाए, तो यहाँ कहाँ क्लिक करेंगे, कैलकुलेट नाउ पे। ये देखिए जैसे ही आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका फॉर्मूला क्या हो गया, पूरी वर्कशीट में जितने भी नंबर ऑफ फॉर्मूला लगे थे वो क्या हो गए, फिर से रिकैलकुलेट हो गए। तो मतलब कहने का आप चाहे तो अपने जो फॉर्मूला की जो कैलकुलेशन है उसको ऑटोमेटिक की जगह क्या कर सकते हैं, मैनुअल सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने फॉर्मूले की जो कैलकुलेशन है उसे ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, मैनुअल सेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जब मैनुअल कर देंगे तो आपको फॉर्मूले को रिकैलकुलेट करने के लिए या तो फॉर्मूले पे क्लिक करिए, F2 प्रेस करिए और एंटर करिए। और ऐसा अगर आपकी वर्कशीट में 10 जगह होगा तो 10 जगह करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए या पूरी एंटायर वर्कशीट में फॉर्मूला को एक साथ अप्लाई करने के लिए आपके एक ऑप्शन आता है कैलकुलेट नाउ का, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी वर्कशीट में जितने भी फॉर्मूला में चेंजमेंट हुआ है वो फिर से क्या करेगा, रिकैलकुलेट कर लेगा। अब बात करते हैं कैलकुलेट सीट की, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरी, हालांकि कैलकुलेट नाउ से भी क्या होगा, वो एंटायर वर्कशीट में कर लेगा जो पूरी वर्कबुक होती है। अब इसमें अलग अलग क्यों दिया गया सर, कैलकुलेट नाउ कैलकुलेट सीट। देखिए जब कैलकुलेट नाउ पे करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये एंटायर वर्कशीट एंटायर वर्कबुक पे कर देगा। मतलब एक हमारी वर्कबुक ये थी सीट 2 और इसके अलावा और भी हमारी वर्कशीट थी। ये देखिए हमारी एक वर्कबुक के अंदर, एक फाइल के अंदर बहुत ढेर सारी वर्कशीट है। तो अगर कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक वर्कबुक के अंदर बनी जितनी भी वर्कशीट होगी एंटायर वर्कशीट पे क्या होगा, जो रिकैलकुलेशन है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन्होंने मैनुअल कर रखा है और हम ये चाहते हैं जो कैलकुलेशन हो वो केवल हमको हमारी जो सीट है उसमें दिखाई दे, बाकी की सीट में कोई चेंजमेंट ना दिखाई दे या वहां पे मैनुअली इंपैक्ट ना आए, तो ऐसे केसेस के लिए हम केवल कैलकुलेट सीट का ऑप्शन यूज करते हैं। इसको एक बार हम आपको लाइव करके दिखा दें। मैंने एक सीट और ले ली, ये सीट 1 थी, इसी पूरे को कॉपी किया मैंने और इस पूरे फॉर्मूले को सीट 2 पे लाके पेस्ट कर दिया। और चूंकि मैनुअल लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे मैनुअल वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ 100 कर दिया, यहाँ 100 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो मोड लगा है क्या मैनुअल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 100 कर दिया, 200 कर दिया और यहाँ पे हमारा हमने कर दिया 100। मतलब कुल मिला के वैल्यू चेंज कर, सबको हम 300 की फिगर में ला रहे हैं, ये ऑलरेडी 300 है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब नियम देखा जाए तो यहाँ पे आना चाहिए 300, यहाँ पे आना चाहिए 300, यहाँ आना चाहिए 350, ये इसकी कैलकुलेशन है। और सेम फिगर आते हैं यहाँ पे, सेम फिगर को हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इस फिगर को सीट 1 पे पेस्ट कर लेते हैं। सेम फिगर यहाँ भी आनी चाहिए, यहाँ भी 300 आनी चाहिए, यहाँ भी 300 और यहाँ 350 आनी चाहिए। लेकिन अब देखिए अगर अभी हम कैलकुलेट सीट करते हैं, केवल हम इसमें कहाँ पे सीट 1 पे हैं और करेंगे कैलकुलेट सीट, देखिए फिगर चेंज हो गई, 300 आ गया, 300 आ गया, 350 आ गया। मतलब इस एंटायर वर्कशीट पे जो भी कैलकुलेशन थी वो सही हो गई। लेकिन सीट 2 पे जाएंगे और आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं है, 200 प्लस 100 प्लस 300 हुआ नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेट था वो फिर से रिकैलकुलेट नहीं हुआ है, ना यहाँ हुआ ना यहाँ हुआ। क्यों, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट सीट का यूज किया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम वापस आते हैं सीट 1 पे, यहाँ वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ हमने 300 400 कर दी और यहाँ भी मैंने 400 कर दी और यहाँ भी मैंने 400 कर दी। मतलब कि अब देखा जाए तीनों में क्या आना चाहिए, इसमें 500, इसमें 500, इसमें 600 आना चाहिए और इसके अंदर 300 300 और 350 आना चाहिए।
और अब हम यूज करने वाले हैं कैलकुलेट नाउ का। जैसे हमने कैलकुलेट नाउ का यूज किया, ये देखिए 350, 300, 300, मतलब कि इसमें आ क्या, ये आपका कैलकुलेट नाउ किया तो क्या हुआ, ये वैल्यू चेंज हो गई, ये वैल्यू चेंज हो गई, ये वैल्यू चेंज हो गई, ये भी चेंज नहीं हुई है, ये चेंज नहीं हुई है। उसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों हुआ बताते हैं भाई। ये चेंज क्यों नहीं हुआ, तो क्या ऐसा नहीं बदल गया है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या बताते हैं आपको। वापस सीट वन पे आते हैं, यहाँ 600 हो गया, यहाँ 500 हो गया, यहाँ 500 हो गया। अब होता सर यहाँ सबको समझ आ गया, लेकिन सीट टू में सर यहाँ पे 500 क्यों हुआ, तो कि 100, 200, 300 होना चाहिए। भैया लॉजिक ये है, आप जब इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो यहाँ पे A1 A2 का सम नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो A1 A2 का सम नहीं हो रहा, किसका हो रहा है, नंबर वन नंबर टू का। और ध्यान करिए, हमने नंबर वन किसको बोला था, नंबर वन नंबर टू किसको बोला था, क्योंकि ये कस्टमाइज नेम है। हमने नंबर वन नंबर टू का सम किया है ना। और आप बताइए नंबर वन नंबर टू कौन होता है, आप जाइए नेम मैनेजर पे, नंबर वन नंबर टू कौन होता है, कह रहा सीट वन का A1 और सीट A2 का। मतलब कहने का, जो सीट वन में यहाँ पे ये A1 और ये A2 है, ये दोनों को क्या है, नंबर वन नंबर टू कहा गया है। इसलिए जब सीट टू पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसने नंबर वन नंबर टू कहां से लिया है, पीछे से। 400 और 100 इसको मिला के 500 बोल रहा है। मतलब अगर आपको सही करना है फॉर्मूला तो क्या लिखिए, तो यहाँ लिखिए A1 प्लस A2, तो ये सही आएगा, क्योंकि वहां पे नंबर वन नंबर टू लिया है, आपने कस्टमाइज नेम का इस्तेमाल किया है। बात समझ आई कि कैसे 500 बोला इसको। तो मतलब यहाँ पे कैलकुलेट नाउ क्या होता है और कैलकुलेट सीट क्या होती है, ये हमने यहाँ पे समझा कि कैलकुलेट नाउ क्या काम करता है और कैलकुलेट सीट क्या काम करता है। और कैलकुलेशन ऑप्शन में मैनुअल और ऑटोमेटिक क्या होता है, इस चीज को यहाँ पे डिस्कस किया। तो कैलकुलेशन मोड को वापस भैया हम ऑटोमेटिक कर देते हैं, हमें मैनुअल नहीं चाहिए। मैंने बता दिया कि मैनुअल मोड होता क्या और कैसे काम करता है। अब ऑटोमेटिक कर दिया है, आप जैसे फॉर्मूला चेंज करेंगे तुरंत चेंजमेंट क्या होगा, आपको इंपैक्ट तुरंत दिखाई देगा। एंटर करते ही तुरंत आपका जो कैलकुलेशन है वो फिर से रिकैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा कैलकुलेशन जो ऑप्शन है वो कैसे होता है ये देख लिया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।